everyone, my name is Sakshi, and in this particular session, we would be discussing the current legal affairs for the month of September. I've already taken a video before where we have discussed the current affairs, the legal current affairs for the month of August. I hope you have watched that. So, this is in the continuation of the same series. So, let's go ahead. The first thing that we have to discuss here is the matter of habeas corpus. Um, just a second. Yes. Okay, so in a particular case, Supreme Court has decided that habeas corpus or whatever you would like to call it is not be applicable on the mother because mother is considered as a natural guardian of the child. Now, ये basically matter क्या था या ये पूरा issue क्या था? So the issue was that husband and wife got divorced in Singapore. The couple was residing in Singapore और उनका divorce हो गया and mother came back to the country with the child. So she came back to the country with the child. Now, husband, the ex-husband basically got the custody of their daughter through a Singapore court. तो यहाँ पे mentioned है कि सिंगापुर कोर्ट के थ्रू जो फादर है उसको कस्टडी मिल जाती है. अब when the father came with the order of custody in the country and demanded the custody from the mother, definitely the mother denied that. So, with considering that he does not have any recourse or anything like that, he approached Supreme Court. और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने रिट पिटीशन फाइल किया. 5 तरीके की रिट होती है जिसमें हेबियस कॉर्पस भी होता है. एक रिट फाइल किया हेबियस कॉर्पस का ये बोलते हुए कि बिकॉज द सिंगापुर कोर्ट हैज डिसाइडेड दैट फादर इज द कस्टोडियन ऑफ द चाइल्ड, द कस्टडी शुड बी ग्रांटेड टू द फादर एंड दिस रिट शुड बी एप्लीकेबल. The court here, the Supreme Court here decided that this writ will not be applied here. Reason being कि जो मदर होती है वो बच्चे की नेचुरल गार्जियन है. हम हेबियस कॉर्पस का रिट तब अप्लाई करते हैं जब कहीं पर किसी पर्सन को इलीगली डिटेन कर लिया गया हो या किसी बिना बात के अरेस्ट कर लिया गया हो या ऐसा कुछ भी सिचुएशन हो जहां पे इलीगल कस्टडी हो. बट बिकॉज मदर को हम कंसिडर नहीं करते कि उसने बच्चे की इलीगल कस्टडी रखी है एंड मदर इज कंसिडर्ड एज अ नेचुरल गार्जियन ऑफ द चाइल्ड, यहां पर ये रिट एप्लीकेबल नहीं होगा. नाउ यू माइट हैव अ क्वेश्चन कि तो क्या इसका ये मतलब है फिर कि सिंगापुर कोर्ट के जजमेंट को हमने नकार दिया, कंप्लीटली इग्नोर कर दिया? नो, वी डिडंट डू दैट. सुप्रीम कोर्ट हैज आस्क्ड द पर्सन टू अप्रोच द फैमिली कोर्ट. उन्होंने कहा कि आप अभी भी फैमिली कोर्ट में जा सकते हैं, गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट को इन्वोक कर सकते हैं और वहां पे कस्टडी डिमांड कर सकते हैं. तो ये जो रिट के थ्रू आप कस्टडी डिमांड कर रहे थे वो आपको नहीं मिलेगी, बट इन जनरल गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट के थ्रू अगर आप कस्टडी मांगोगे तो पॉसिबल है कि आपका केस शायद आगे भी बढ़ जाए. बट यहाँ पे रिट एप्लीकेबल नहीं है. और रिट क्यों एप्लीकेबल नहीं है? बिकॉज मदर इज कंसिडर्ड एज अ नेचुरल गार्जियन ऑफ द चाइल्ड. मूविंग अहेड. Now, this is a small news but very significant, especially for the purpose of A-Lit, जहाँ पे से वन लाइनर क्वेश्चंस आते हैं करंट लीगल नॉलेज के. सो सुप्रीम कोर्ट हैज रीअफर्म्ड मतलब ये चीज पहले से डिसाइडेड है, उसको दोहराया गया है, उसको दोबारा से बोला गया है दैट लाइफ इम्प्रिजनमेंट मीन्स रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट. So, back in 1983, in the case of नायब सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही डिसाइड कर लिया था दैट वी आर गोइंग टू कंसिडर एज लाइफ इम्प्रिजनमेंट एज रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट. अब यही मैटर फिर से आया. द पर्सन हियर अल्फाज अली वाज कॉन्विक्टेड फॉर किलिंग हिज वाइफ. इसे इनिशियली डेथ पेनाल्टी दी गई. जब डेथ पेनाल्टी को उसने क्वेश्चन किया बिकॉज द डेथ पेनाल्टी हैज बीन पेंडिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड देन ही सेड दैट द डेथ पेनाल्टी शुड बी कन्वर्टेड इनटू लाइफ इम्प्रिजनमेंट. द कंफ्यूजन हियर वाज कि ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट होना चाहिए या रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होना चाहिए. द कोर्ट सेड इट्स वन एंड द सेम थिंग. सो द टाइप्स ऑफ पनिशमेंट प्रोवाइडेड अंडर आईपीसी इन सेक्शन 53 जो अलग अलग पनिशमेंट की बात करते हैं, जैसे फाइन हो गया, सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो गया, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गया, डेथ पेनाल्टी हो गया, उसमें जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है और जो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है वो दोनों चीजें सेम है. दैट मीन्स सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ has to be equated. It is equal to regress imprisonment for life. मतलब ऐसा नहीं है कि regress imprisonment कुछ और है और life imprisonment कुछ और है. Are they one and the same thing? Yes. Moving ahead. Now, complaints to remove spouse from job amounts to cruelty. Now, all of you who have already studied the offense of cruelty, तुम्हें समझ में आया होगा कि it's an ever evolving concept. मतलब अभी भी ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो वी आर नॉट वेरी श्योर कि ये
क्रुअल्टी के डेफिनेशन में आएगी या नहीं आएगी, और धीरे धीरे जैसे जैसे डिसीजंस आते जा रहे हैं कुछ कुछ चीजों उसमें ऐड होती जा रही है. सो दिस इज वन ऑफ सच थिंग्स. बेसिकली यहाँ पे ये था कि this was a divorce case, and this divorce case has been pending for the last 2 decades. ये पिछले 20 सालों से ज्यादा divorce case pending था. And there have been instances where the wife has been doing some or the other thing to make the life of the husband very pathetic, in the sense कि जब शादी हुई, so they never stayed together like a matrimonial couple in a matrimonial relationship. Wife left the house the same day. She never stayed like a married wife, had no duties or responsibilities towards her husband. अब जब ये सारी चीजें नहीं थी तो इन्होंने जब फैमिली कोर्ट में अप्रोच किया तो फैमिली कोर्ट ने डाइवोर्स ग्रांट कर दिया था. एंड डाइवोर्स क्यों ग्रांट किया था? बिकॉज फॉर द रीजन ऑफ इरिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज. मतलब इनका जो रिलेशनशिप है वो इस लेवल पर टूट चुका था कि अब वहां पे डाइवोर्स के अलावा और कोई दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं थी. But while the family court decided that they should be divorced, the same was challenged by the wife, saying कि जो भी हमारा divorce हुआ है वो सही तरीके से नहीं grant किया गया है. And now the matter has been pending for more than 20 years. और अगर ये 20 साल से pending है तो कोई एक पार्टी है जो यहाँ पे continuously सफर कर रहा है. And in this matter it was the husband, because wife as a married woman रहना नहीं चाह रही है. वाइफ फाइनली डाइवोर्स भी नहीं हो पा रहा है या डाइवोर्स होने ही नहीं दे रही है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है केस. प्लस वाइफ इज द वन हु हैज बीन गोइंग एंड विजिटिंग मल्टीपल टाइम्स द workplace of the husband, the ex-husband basically, now the ex-husband, and has been repeatedly making request that he should be removed from the job. मतलब बार बार ऑफिस में जाके बोलना कि दिस पर्सन इज गुड फॉर नथिंग, आपने इसको नौकरी पे क्यों रखा है, इसे नौकरी से निकाल दो. Court said that this amounts to cruelty because obviously you have nothing to do with a person's professional life. Let the employer decide कि नौकरी पे किसे रखना है किसे नहीं रखना है, और आप जाके ये unnecessary repeated complaints कर रहे हो for no reason at all. Will that amount to cruelty? Yes. So basically court here went ahead and invoked Article 142 of the Constitution. Now 142 gives power to the Supreme Court to make a complete justice इन केसेस विच आर पेंडिंग बिफोर इट. ऐसे मैटर्स जो बहुत टाइम से पेंडिंग है और उसमें लग रहा है कि इनजस्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ द डिले, द कोर्ट हैज द पावर टू मेक अ कंप्लीट जस्टिस ओवर देयर थ्रू ईदर अ डिक्री और एन ऑर्डर. तो कोर्ट ने यहाँ पे ये पावर यूज किया एंड कोर्ट ग्रांटेड द डाइवोर्स. सो फाइनली द कपल इज डाइवोर्स, not just under Article 142 of the Constitution, that is the power of the Supreme Court, but also under cruelty under the Hindu Marriage Act. So Section 13 of Hindu Marriage Act talks about the grounds for divorce, और उस ground for divorce में cruelty भी आता है, and finally court said that yes, this will amount to cruelty. Moving ahead, now online registration of marriage through video conferencing. आज से कोई 3 या 4 साल पहले कोर्ट में जनरली बोलता कि ऑनलाइन काम किया जाए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू किया जाए. So it was a very far-fetched dream because all the courts in the country have always been in a situation जहां पे हम ऑफलाइन मोड में ही काम करते आए हैं. हमेशा से ऐसा ही चलता आया. इनफैक्ट कभी कभी ऐसा होता था कि कोई पर्टिकुलर कोर्ट है जो ऑनलाइन फाइलिंग शुरू कर देता है या जो ऑर्डर्स है वो ऑनलाइन रिलीज करने लगता है, तो ये बड़ी न्यूज बन जाती थी कि हाउ प्रोग्रेसिव दैट पर्टिकुलर हाई कोर्ट इज. बट एज पैंडेमिक केम, थिंग्स कंप्लीटली मूव टू द ऑनलाइन फॉर्मेट. ठीक है, धीरे धीरे हियरिंग्स होने लगी, सारे जो आर्ग्यूमेंट्स है वो रिकॉर्ड होने लग गए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, और इसीलिए ये केस भी आया. सो बेसिकली द कपल इज रिसाइडिंग इन यूएस. द कपल गॉट मैरिड इन 2001 और वो यूएस में है. अब उन्हें क्योंकि यूएस में ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना था, दे रिक्वायर्ड अ मैरिज सर्टिफिकेट. उन्होंने यहाँ दिल्ली में जहां उनकी शादी हुई थी वहां पे मैरिज सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया. तो रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज का सीधा सीधा यही कहना था कि आपको पर्सनली प्रेजेंट होना पड़ेगा टू गेट योर मैरिज सर्टिफिकेट बिकॉज दैट्स अ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट हियर. द क्वेश्चन वाज दैट ड्यूरिंग द पैंडेमिक you're expecting a person to fly down all the way from US to India just to make a personal presence for a purpose of a particular certificate. ये बिल्कुल भी reasonable नहीं था. So they approached High Court. High Court ने यहाँ पे क्या बोला? High Court ने यही कहा that personal presence does not necessarily mean physical presence.
पर्सनल प्रेजेंस हमेशा फिजिकली प्रेजेंस हो ये जरूरी नहीं है. And with technological advancement, if a person is able to appear before the authorities through video conferencing, तो क्या इस तरीके से मैरिज रजिस्ट्रेशन अलाउ किया जा सकता है? हाँ. तो अगर कोई भी कपल है जो थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपीयर हो रहा है in front of the authorities to get the marriage registered, can definitely go ahead with that. Now, a similar kind of judgment is also passed by Kerala High Court. So Kerala High Court also gave the exact kind of a judgment, but with respect to Special Marriage Act, that is SMA. So there is a couple who approached Kerala High Court demanding registration of marriage through वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और कोर्ट ने यहाँ पे यही बोला कि अगर स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू भी अगर शादी हो रही है और रजिस्ट्रेशन करवाना चाहे थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो क्या ये किया जा सकता है? यस. प्लस, even in the last class, we discussed how Kerala High Court is very keen towards demanding, not exactly demanding, but kind of going towards यूनिफॉर्म सिविल कोड. और यही चीज फिर से हुई इस बार भी. इस केस में केरला हाईकोर्ट ने फिर से उसी चीज को रिट्रेट किया दैट वी आर इन अ नीड ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड. जो हमारे डिफरेंट रिलीजियस लॉज है वो सारे हटा देना चाहिए एंड वी शुड हैव अ प्रॉपर यूनिफॉर्म सिविल कोड. सेकेंडली, they also reiterated that marriages should be compulsorily registered. Yes, we still do not have a very strict provision which makes a couple to get their marriage registered within a stipulated time. तो केरला हाईकोर्ट ने यही कहा कि भाई मैरिज रजिस्ट्रेशन को भी एकदम कंपलसरी करना जरूरी है, क्योंकि जो फ्यूचर के इश्यूज हैं उससे बहुत सारे कम किए जा सकते हैं. मूविंग अहेड, द एमटीपी एक्ट. So this is Medical Termination of Pregnancy Act, which obviously came in 1971. इसमें recently amendment हुआ 2020 में, and I am sure you would be aware of this amendment. तो इस amendment में कुछ बहुत सी basic चीजें थी, जैसे 12 हफ्तों का पहले gestation period था, where a woman can, approach one medical practitioner, and with the approval of that medical practitioner can abort the child. Now this 12 weeks has been extended to 20 weeks. तो हमने 12 हफ्तों को पहले तो 20 हफ्ते कर दिया. हमने दूसरा डेवलपमेंट और क्या किया, अमेंडमेंट, हमने एक और अलग कंडीशन रखी 20 से लेके 24 वीक्स तक. सो इफ अ वुमन हु इज प्रेग्नेंट in between 20 to 24 weeks and is either a victim of rape or a victim of incest or is in a vulnerable condition, maybe mentally or physically, where she um, cannot be said somebody who can take care of the child, or if continuing with the pregnancy is going to be dangerous for the fetus or for the mother. अगर ऐसी कोई स्पेशल कंडीशन होती है तो फिर वो विमेन अपना जो प्रेगनेंसी है वो अबॉर्ट कर सकती है. दिस इज समथिंग जो जनरली डिसाइड किया गया एंड इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ द अमेंडमेंट. अब हुआ क्या, ये अमेंडमेंट तो आ गया, इसके बाद भी ऐसे मल्टीपल केसेस आए हैं इन द लास्ट फ्यू मंथ्स वेयर विमेन अप्रोच्ड courts while they were 26 week pregnant, 27 weeks pregnant, maybe 29 weeks pregnant, and their pregnancy was in such a state where it was dangerous for the child or for the mother, and court had no other option but to grant them permission to go ahead and abort the child. तो यहाँ पे कोर्ट ने यही बोला, when a woman who was 31 weeks pregnant, जब उसने अप्रोच किया कोर्ट को, माना कि इसकी रिक्वेस्ट को तो रिजेक्ट कर दिया, इसका जो प्ली था वो तो रिजेक्ट कर दिया कोर्ट ने, बट कोर्ट ने क्या बोला कि आपका जो ये लॉ है ये इनएडिक्वेट है. इनएडिक्वेट इन द सेंस कि इसमें अभी भी कुछ कमी रह गई है, फॉर द रीजन कि अगर आपने अमेंडमेंट किया और अमेंडमेंट के बाद भी कुछ लोगों को रिपीटेड मैनर में आना पड़ रहा है कोर्ट टू सीक सर्टेन आंसर्स, मतलब क्या कुछ पर्टिकुलर चीजें थी जो मिस आउट हो गई है, क्या ये लॉ अभी भी कुछ ऐसी कंडीशंस है जिसको आंसर नहीं कर रहा है? यस. सो जनरली द केरला हाई कोर्ट कॉल्ड द एमटीपी एक्ट inadequate to protect women's fundamental rights. Moving ahead. Now, drinking water is a fundamental right. You would be wondering this when naya kya hai? See, this is something which I hope everybody knows and is must be already aware of. तो इसमें नया क्या है? देखो, नया इसमें कुछ नहीं है. It's just that this is something which was discussed इन द करेंट मैनर. अभी करेंट सिनेरियो में डिस्कस हुआ है, तो हमारे लिए अच्छा है कि हम एक बार खुद डिस्कस कर लिए, सो दैट व्हेन इट अपीयर्स इन आवर मॉक, इन आवर जनरल एग्जाम, वी आर वेल अवेयर ऑफ इट. सो द केस इज दैट देयर इज अ विलेज इन थाने जहां पर जो ग्राउंड वाटर है वो खत्म हो चुका है.
एंड द विलेज इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द टैंकर सप्लाई, टैंकर से पानी का सप्लाई होता है। बट द टैंकर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, ये जो स्टेम वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है, ये बहुत टाइम से लॉबिंग करती आ रही है, इन द सेंस कि जो टैंकर्स हैं वो जो टैंकर का पानी है वो पॉलिटिशियंस को, ब्यूरोक्रेट्स को, इन्फ्लुएंशियल लोगों को बेच दिया जाता है फॉर अ बेटर सम ऑफ मनी। And in the village, the clean drinking water is supplied twice a month. It's not even twice a week, it's twice a month. So when the matter came to Bombay High Court, they realized that this is a gross violation of fundamental rights. Your fundamental right under Article 21 of the Constitution, that is right to life. और right to life also includes clean drinking water. तो अगर वो डिनाई किया जा रहा है, नहीं मिल रहा है, मतलब क्या ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन है? यस। So, clean drinking water is a fundamental right. Now, talking about fundamental right, the next thing that we should be discussing is another judgment by Bombay High Court, where Bombay High Court has decided that equal pay for equal work is not a fundamental right but a constitutional goal. मतलब ये fundamental right नहीं है, ये constitutional goal है. So the matter was कि एक vocational teacher है, vocational course instructor, who was spending the same amount of time like a full-time teacher. So the person demanded कि अगर मैं भी उतना ही समय spend कर रही हूँ, ठीक है, like a full-time teacher, I should be paid the exact same salary like the other person. The court said this is not possible for the reason that equal pay for equal work is not a fundamental right, it's just a constitutional goal. हम नहीं चाहते किसी का exploitation हो, हम चाहते हैं कि जो इंसान जैसा काम कर रहा है उसको उस हिसाब से fair enough compensation मिले, but ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है। इन फैक्ट योर एंटाइटलमेंट टू पैरिटी इन पे स्केल, आपका जो पे स्केल है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स अपॉन सेवरल फैक्टर्स इंक्लूडिंग योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ऑफ कोर्स योर एक्सपीरियंस, द नेचर ऑफ द जॉब दैट यू डू, द ड्यूटीज टू बी परफॉर्म एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब एक ही जैसे दो लोग अगर क्वालिफाइड हैं तो क्या दोनों के नेचर ऑफ जॉब डिफरेंट हो सकते हैं? हाँ। नेचर ऑफ जॉब के साथ साथ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी डिफरेंट हो सकती है? यस। सो सिर्फ किसी एक फैक्टर को ध्यान में रखकर अगर आपने इक्वल पे इक्वल वर्क ऐसे डिसाइड कर रहे हो तो क्या कंप्लीटली इनजस्ट हो जाएगा? हाँ। इसीलिए equal pay for equal work is not a fundamental right, it's just a constitutional goal, and that too depends upon several factors. Moving ahead, perjury petition cannot be deferred or delayed. Now, this is not a very important case for that matter. And in fact, if you have ever watched a video where I have given you tips and tricks कि भाई क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किन चीजों का ध्यान रखना है एग्जाम के प्रिपरेशन में, I have been repeatedly telling you guys कि लीगल टर्म्स, फॉरेन फ्रेजेस बहुत सारी याद करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जब ये कभी ना कभी हमारे कंटेंट जो भी जनरली हमारे स्टैटिक का कंटेंट है, थ्योरीज है, करंट लीगल नॉलेज है, इन सब में आता चला जाता है, तो क्या हमारा साथ साथ इसका प्रिपरेशन होता रहता है? यस। सो पर्जरी इज नथिंग बट lying against oath. Lying against oath मतलब आप जब कोर्ट में जाते हो तो ये इंप्लाइड होता है कि आप जो भी कोर्ट में बोलोगे सच कहोगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे। एंड इफ एट ऑल अगर आपने कभी झूठ बोल दिया, मतलब आपने इन द सेंस अक्यूज हो सकता है, वो विटनेस हो सकता है, वो एक्सपर्ट हो सकता है, अगर ऐसे किसी इंसान ने झूठ बोल दिया और वो झूठ पकड़ा गया तो क्या वो पर्जरी का केस होगा? यस। पर्जरी इज नथिंग but a crime against the court, and its literal meaning is lying against oath, मतलब आपने झूठ बोला against the oath। यहां पर भी यही हुआ था। The couple got divorced and while the wife was working somewhere, she was a proper salaried employee, वो हर साल का अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरती थी, बट उसने जाके कोर्ट में झूठ के बोला कि वो अनएम्प्लॉयड है, उसके पास कोई सोर्स ऑफ लाइवलीहुड नहीं है, एंड therefore the court should ask her ex-husband to grant her maintenance। यहाँ पे जब हस्बैंड को पता चला तो हस्बैंड सेड दैट इट्स अ केस ऑफ पर्जरी बिकॉज शी लिटरली केम एंड लाइड इनसाइड द कोर्ट। उसने कोर्ट में ओथ के बाद भी क्या कोर्ट को झूठ बोला है? या सो इट्स अ केस ऑफ पर्जरी। नाउ मूविंग अहेड, a judgment by Madras High Court where Madras High Court has said that the public buildings should be made accessible to disabled। नाउ इन जनरल तुम देखोगे तुम्हारे आसपास जो भी पब्लिक बिल्डिंग्स होती है वो डिसेबल फ्रेंडली नहीं है।
आधे से ज्यादा बिल्डिंग्स में स्टेयरकेसेस होते हैं. So somebody who's on a wheelchair, of course, cannot access such kind of a building. People who are deaf, dumb, mute, it becomes very difficult for them to seek certain information in public places because the infrastructure is not something which is supportive of their disability. और इसीलिए कोर्ट ने बोला कि आपके पास 1 साल का टाइम है, जितनी भी तमिलनाडु में इस तरीके की बिल्डिंग्स हैं, आप उन सबको डिसेबल फ्रेंडली बना दो. प्लस जो भी आप नई बिल्डिंग्स बना रहे हो, मेक श्योर कि वो भी डिसेबल फ्रेंडली हो, सो दैट इन एनी मैनर व्हाटसोएवर कोई भी पर्सन कभी भी किसी भी तरीके से परेशान ना हो अगर उसे किसी भी मैनर में कोई भी पब्लिक प्लेस को यूज करना हो तो. मूविंग अहेड, मद्रास हाईकोर्ट कॉल्स फॉर फंडिंग साइकेट्री डिपार्टमेंट इन एवरी मेडिकल कॉलेज. नाउ यू वुड बी वंडरिंग कि इसकी क्या जरूरत है. इसकी जरूरत है, इट्स ओनली इन द लास्ट फ्यू 4-5 years जहां पे हमने मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना शुरू किया है. इससे पहले पीपल वुड नॉट इवन अंडरस्टैंड डिप्रेशन. पीपल वुड अंडरस्टैंड डिप्रेशन ओनली इन द फॉर्म ऑफ इंसानिटी. मतलब इन जनरल भी हमारे आसपास के लोग हैं जो मेंटल अवेयरनेस को लेके कुछ कुछ अवेयर नहीं थे, उन्हें कोई बेसिक नॉलेज नहीं था. धीरे धीरे इस पर डिस्कशन होना शुरू हो रहा है. बट अगेन, तुम्हारे मेरे जैसे लोग जो प्रिविलेज्ड हैं उनके बीच में तो शायद ये डिस्कशन हो रहा है. कमिंग टू व्हाट अबाउट द प्रिजनर्स, what about somebody who is locked up inside the jail, suffering from mental illness and has no recourse to the health issue? अगर प्रिजनर बीमार पड़ रहा है तो आप उसको प्रॉपर मेडिकल हॉस्पिटल में लेके जा रहे हो, मेडिकल डिस्पेंसरी में लेके जा रहे हो, उसका इलाज करवा रहे हो, ट्रीटमेंट करवा रहे हो. मेंटल इलनेस के लिए हमारे पास इस तरीके का कुछ भी नहीं है. तो कोर्ट ने यही बोला दैट वी आर इन अ नीड ऑफ अ मेंटल हेल्थ केयर विंग इन सेंट्रल प्रिजन, ताकि कोई भी प्रिजनर हु सफरिंग विथ एनी सॉर्ट ऑफ मेंटल इलनेस, क्या उसको बेसिक रेमेडी मिल पाए. हाँ, दे ऑल्सो पॉइंटेड आउट द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट जो 2017 में आया था. अभी जो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट आया था 2017 में, ये आ तो गया, बट उसके बाद भी हमने आज तक एक सेंट्रल लेवल का पोर्टल नहीं बनाया है जहां पे आपको सारा ट्रीटमेंट या जो इन्फॉर्मेशन है वो मेंटल डिसऑर्डर के रेस्पेक्ट में मिले. सो कोर्ट ने यही बोला कि आपने लॉ तो निकाल दिया, बट क्या उस पर अभी भी कोई सब्सटैंटिव काम किया है क्या? नहीं. And the next thing court said that we are in a need of institutes, more institutes like NIMHANS. So NIMHANS is an institute in Bangalore which deals with mental health and neurosciences. But imagine such huge country with overpopulation, overpopulated masses, and we just have one institute which puts in research and in general provides treatment for mental illness. जनरली ये चीज हर जगह पॉसिबल नहीं है, हर जगह हमारे पास है भी नहीं कि हम लोगों को इस तरह की सारी हेल्प प्रोवाइड कर पाए. सो कोर्ट ने यही कहा कि वी नीड मोर सच इंस्टीट्यूट्स. प्लस every medical college should have a psychiatry department so that we are training people to become psychiatrists right from the college education. जैसे जनरली डॉक्टर्स की पढ़ाई चल रही होती है, मेडिसिन जो लोग पढ़ते हैं, so that in future we have lot many people who can assist people with mental illness. So this is it for this particular session. I'm going to stop here and I'm going to meet you in another session where we would be discussing more such current legal affairs for the next coming weeks. Thank you and good night.